डिवाइडेड बाई 2, एक भी, और जो आप बता सकते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ नहीं इन पर तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखेंगे फिर उन थ्योरेटिकल, तो हम बॉन्ड्स से पूछा जा सकता है वैसा, और ऐसा ही आपको पेपर के अंदर दिखाई देगा। क्वेश्चन मॉड्यूल से ही होगा, लेकिन पूछे कुछ और चीज जाएगी, तो जो याद करके आएंगे वो निपटेंगे। ड्रॉपर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या पूछ रहा है, उसको जो आता है वो आंसर देके चला जाता है। फिर पूछता है कि सर सिली मिस्टेक्स को कैसे दूर करें, अच्छे तरीके से पढ़ के। किसी के पास कोई जुगाड़ नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप अपनी गलतियों को एलिमिनेट कर पाए। सुलटा दिया है क्या? तो आप क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा ये पूछा है। आप में से बहुत सारे मॉड्यूल लेके आएंगे, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा जब क्वेश्चन नहीं बनेगा कि चेक कर पूछ क्या रहा है, और आप वापस चले जाएंगे समझ में आ गया। तो वही आपके पास क्वेश्चन पहले था, बस मैंने बता दिया कि एक्टिव नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछ रहा है, और आपको क्लिक कर गया कि इसके लिए तो बस कैरलिटी सेंटर हो गया तो ही काफी है। सुलटा दिया है। चलिए 1 से 2 पेज छोड़ देंगे दोस्तों, एंड हेडिंग लगा देंगे आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 से 2 पेज छोड़कर हेडिंग लगाएंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तालियां किस बात की? चलिए देखिए, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, मैंने जब आपको शुरुआत किया था तो बताया था कि क्वेश्चन जीओसी से 1 से 2 होता है, लेकिन दोस्त इस टॉपिक को प्लीज आप इस नजर से मत देखिए। भले ही जीओसी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर जीओसी आगे आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। इसको अगर हमने ठीक से नहीं समझा तो हर रिएक्शन में हमें तकलीफ होगी, हर रिएक्शन में तकलीफ होगी। कोई भी आगे ऐसा स्टेप नहीं होगा बिना जीओसी के आप आगे बढ़ सके। अब आगे की ऑर्गेनिक लिंक्ड चलेगी। आइसोमेरिज्म नेमिंग तक अगर आपने क्लास नहीं भी की है या आपने नहीं ठीक से पढ़ा है, तो अब इसका इतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जीओसी का तो आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना भी नहीं है, इवन नेमिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीओसी हर चैप्टर में लोट लोट कर आएगा। रेडिकल बनेगा तो मैं जीओसी से समझाऊंगा, केटाइन बनेगा तो मैं जीओसी से समझाऊंगा, एनाइन बनेगा तो मैं जीओसी से समझाऊंगा, रिएक्शन का रेट हर जगह जीओसी से समझाया जाएगा। तो जीओसी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। तो हमें इसको उतना ही सिंसियरली हैंडल करना है जितना हम रिएक्शंस को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक हमारे सामने जो रहेगा वो रहेगा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज इन शॉर्ट इसको बोलते हैं जीओसी। दोस्त हम जीओसी 1 जीओसी 2 पर कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जीओसी उसके बाद हाइड्रोकार्बन हेडिंग लगेगी अपने यहां पर, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। एनसीईआरटी ने भी हल्का सा दिया है जीओसी को, पहले हम उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ को एक जगह पढ़ लेंगे, चैप्टर में जाने पर हम वापस से आपसे क्वेश्चंस करने के लिए कहेंगे। तो ये हमारे सामने आता है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसमें कुछ बेसिक बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहे तो हम बॉन्ड्स को तोड़ने का तरीका सीखेंगे। यहां पर जब भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होंगी ना, तो बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड बनेंगे। तो हमें बॉन्ड तोड़ने आने चाहिए, बॉन्ड बनाने आने चाहिए, हमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पहचानना आना चाहिए। मैं बता दूं, आज तक तो उसने पूछा नहीं है कि विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज एन आयोनिक रिएक्शन एंड विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज रेडिकल रिएक्शन, वरना साफ कर देगा बहुत सारे लोगों को, जो कि एनसीईआरटी पहले ही पेज पर समझाता है जब वो बॉन्ड फ्यूजन की बातें करता है, तो उसकी हर एक लाइन का गहरा मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बॉन्ड फ्यूजन। आप बॉन्ड फ्यूजन की बातें कर लीजिए, या फिर आप कई बार इसको बॉन्ड क्लीवेज भी कह देते हैं, एक ही बात है, बॉन्ड फ्यूजन की बातें या बॉन्ड क्लीवेज की बातें।
आपका जो बॉन्ड है वो दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। जब बॉन्ड के तोड़ने की बातें हो रही है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड के कोवेलेंट की बातें हो रही है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को आप दो तरीके से तोड़ सकते हो, यानी कि जो आपका बॉन्ड फ्यूजन होता है, वर्ड्स भी हमें क्लियर होना चाहिए। बॉन्ड फ्यूजन की अगर अपन बात करें तो बॉन्ड फ्यूजन हमारे पास दो तरीके से होता है। एक तो आपका रहेगा हिट्रोलैटिक, हिट्रोलैटिक अगर अपन बात करें, और दूसरा हमारे सामने रहेगा होमोलैटिक। एक रहेगा हिट्रोलैटिक और एक रहेगा होमोलैटिक। दो तरीके से आपका बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके पर, हिट्रोलैटिक, हिट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, हिट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। कि हिट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कब होगा, अगर हिट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ तो हमें क्या क्या वहां पर देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं, उनको कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी भी चार लाइनों को उठाकर स्टेटमेंट में दे सकता है वो। फिर हम देखेंगे कि अच्छा ये वाला पैराग्राफ पूछ लिया था, फिर कोई मतलब नहीं है। और अंडरलाइन करने का भी कोई खास फायदा नहीं होगा जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। लिखिए, आप इसके नीचे लिखते जाएंगे हिट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को हम समझेंगे। लिखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, unequal distribution of, unequal distribution of bond pair of electrons, unequal distribution of bond pair of electrons। जब किसी बॉन्ड में टूटते हुए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाए, अनइक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हिट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। बस इतना लिखना है, बाकी आप समझ गए इसका मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन हिट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन आयोनिक स्पीसीज आर फॉर्म्ड। इन हिट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, in heterolytic bond fusion ionic species are formed। in heterolytic bond fusion ionic species are formed। जब भी आपका बॉन्ड हिट्रोलैटिक टूटेगा आयोनिक स्पीसीज बनेंगी। अगला पॉइंट लिखिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड को हिट्रोलैटिकली ब्रेक करना है, बात तो सही है। लिखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस and polar solvents, electron negativity difference and polar solvents favor heterolytic bond fusion। electron negativity difference and polar solvents favor heterolytic bond fusion, favor heterolytic bond fusion। दोस्त, अब आप क्या है कि हर रिएक्शन में मेरी गर्दन की तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने एक पॉइंट समझ लिया है कि पोलर सॉल्वेंट है तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, हिट्रोलैटिकली। दोस्त, फेवर करता है, क्या करता है, फेवर। हमेशा हिट्रोलैटिकली टूटे इसकी कोई गारंटी, फेवर करता है। क्या आप मुझे बताओगे कि जहां पर बॉन्ड हिट्रोलैटिकली टूट रहा हो और आपने पोलर सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया हो किसी केमिकल रिएक्शन में, SN1, SN का सॉल्वेंट बताओ, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि वहां पर बॉन्ड टूटता है, प्लस माइनस बनते हैं, कार्बोकेटायन एंड एक्स माइनस की फॉर्मेशन होती है। तो ये हर पॉइंट लिंक्ड होकर आगे चलेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस which proceed through heterolytic bond cleavage, organic reactions, organic reactions which proceed through heterolytic bond cleavage are known as, organic reactions which proceed through heterolytic bond cleavage are known as ionic oblique polar reactions, are known as ionic oblique पोलर रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी आपसे पूछ सकता है। आइए
हम बात करते हैं किस प्रकार से आपका बॉन्ड हिट्रोलाइटिकली ब्रेक होगा। सभी के पेन जो अब हैं वो डाउन होने चाहिए। ध्यान से मेरी बातों को आप सुनेंगे। क्या इस कंपाउंड का आप मुझे कॉमन नेम बता सकते हैं? क्या है कॉमन नेम बताइए? टर्सरी टर्सरी ब्यूटाइल, और कौन लगा हुआ पीछे? ब्रोमीन। तो ये रहेगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? ये बातें हम पहली या दूसरी क्लास में कर चुके हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइए अगर आप इस बॉन्ड की तरफ देख रहे हैं दोस्त, कार्बन और ब्रोमीन वाला, तो मैं आपको बता दूं देयर इज ईएन डिफरेंस, है कि नहीं है? कार्बन और ब्रोमीन में से किसकी ईएन ज्यादा है? ब्रोमीन। तो यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव एंड यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। बताइए बॉन्ड में क्या आ चुकी है? पोलैरिटी। अगर बॉन्ड में पोलैरिटी है तो उसके हिट्रोलाइटिकली टूटने के चांसेस ज्यादा है। तो पहला पॉइंट आपको क्लू दे रहा है कि बॉन्ड को हिट्रोलाइटिकली ब्रेक कीजिए। आगे बात समझ में? तो अगर हम बॉन्ड को हिट्रोलाइटिकली क्लीवेज करेंगे तो आप जानते हैं हिट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा कि इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बताओ मुझे। दो। एक किसका है? कार्बन का, और एक किसका है? ब्रोमीन का। जब बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक को मिलेंगे, तभी आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक मिल गया तो इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अनइक्वल का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक को ही मिल जाएं। तो अब अगला डाउट सर मेरा ये रहेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को मिलेंगे, वो कौन होगा? किसको मिलेंगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? कार्बन को मिलेंगे या फिर ब्रोमीन को? तो जिसकी ईएन ज्यादा होगी, जिसकी ईएन ज्यादा होगी। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताना है, फिश हुक लाइक एरो का इस्तेमाल करना है। ठीक है? अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताना है तो कर्व्ड एरो का इस्तेमाल करना है, डबल हेडेड। क्लियर? ये कितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है? एक इलेक्ट्रॉन का। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताता है? टू इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताता है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलने वाले हैं? ब्रोमीन को। बताइए ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने लोन पेयर होते हैं? कितने होते हैं? एक बॉन्ड बनाने पर 3। आप आईओसी अच्छे लेवल पर पढ़ चुके हैं, आपको ये बातें याद आनी चाहिए। जब दोस्त आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको किसको मिलने वाले हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलने वाले हैं? ब्रोमीन को। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहिए, किस प्रकार से यहां पर आपका मामला रहेगा। ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, ये लोन पेयर पहले ही था, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले था। अगर हेलोजेंस के वैलेंस सेल में आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछूं तो कितने होते हैं? 7। ये तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स है। और एटम खुद के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूट्रल होता है। हम सब जानते हैं ओवरऑल एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था जो बॉन्ड बना रहा था, और एटम पर कभी खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज नहीं आता है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है जो किसका था? कार्बन का, जिसकी वजह से इस पर यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोस्त नेगेटिव चार्ज लोन पेयर को नहीं बताता है। हमारे दिमाग में गलत चीजें सेट हो जाती है। नेगेटिव मतलब लोन पेयर, नेगेटिव मतलब एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसका नहीं है। दैट्स इट, खत्म। अब मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, या फिर अगर हम जल्दबाजी में रहे तो कई बार ऐसे भी दिखा देंगे, Br माइनस। तो कई बार मैं लोन पेयर दिखाऊंगा, कई बार लोन पेयर नहीं दिखाऊंगा। तो बच्चे बोलेंगे ये सर लोन पेयर दिखा दिया तो वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए। कहां से हो गए भाई? एक लोन पेयर और एक नेगेटिव तो लिख दिया। अरे नेगेटिव ये बता रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो इसका नहीं है। लोन पेयर के बारे में नहीं बताता नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके सामने Br माइनस बन गया। अब बताइए अगर अपन बात करना चाहें, जब आप इधर देखोगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर कार्बन से शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन उधर शेयर किया, और एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर किया था इसने? ब्रोमीन ने। कार्बन का वैलेंस शेल गौर से देखिए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास? 4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इधर शेयर किया था कार्बन से, एक उधर शेयर किया था कार्बन से, और एक इधर शेयर किया था इसने ब्रोमीन से। और इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेकर चला गया है? Br। तो जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बताइए कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कहते हैं दोस्त कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। ध्यान से सुनिए,
नाम काफी चीजें बताता है। अगर मैं आपसे पूछूं केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और कार्बो मतलब कार्बन पर, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बोकेटायन का नाम दिया जाता है। तो ये आपके सामने फॉर्मेशन हो गई कार्बोकेटायन की। अब हमें कार्बोकेटायंस के नाम भी मालूम होने चाहिए, उनकी डिग्री भी मालूम होनी चाहिए। ये जबरदस्त है क्योंकि क्वेश्चन को नाम से भी पूछेगा हमसे। आप मुझे इस ग्रुप का नाम बता सकते हो क्या? इस ग्रुप का नाम बता सकते हो कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, सभी जानते हैं। अगर मैं इसकी फ्री वैलेंसी की जगह इस पर कैसा चार्ज टिका दूं? पॉजिटिव। तो अब बस मिथाइल ग्रुप की जगह क्या लिख दो? मिथाइल केटायन। कार्बोकेटायन भी बोल सकते हो, केटायन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। मैं एक बार दो बार ऑब्लिक लिखूंगा फिर आप समझ जाओ, मिथाइल केटायन या फिर आप कह सकते हो मिथाइल कार्बोकेटायन, दोनों बातें एक ही हैं। ध्यान से सुनते हुए जाना। मान लीजिए सर हमारे सामने ये दिया गया है इस प्रकार से, आप इस ग्रुप का नाम बता सकते हो? आईपैक नेमिंग में आप पता है इथाइल, लेकिन अगर मैं इसकी वैलेंसी गायब करके क्या टिका दूं इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं क्या? इथाइल केटायन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जी हाँ। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मैंने अगर इस प्रकार से बातें की हैं, क्या आप मुझे इस ग्रुप का नाम बता सकते हो? इस ग्रुप का आइसोप्रोपाइल, यही एक सेकेंडरी होता है आइसो में, बाकी सारे प्राइमरी होते हैं। तो अगर मैंने यहां पर टिका दिया है पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल और केटायन। तो नाम से स्ट्रक्चर बना पाओगे? आइसोप्रोपाइल के स्ट्रक्चर बना लो, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री थी उस पर प्लस टिका दो, आइसोप्रोपाइल केटायन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये ग्रुप है, क्या आप इस ग्रुप के बारे में बता सकते हो? जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो कैसा है? टर्सरी। कैसा है? टर्सरी। पक्का? जी हाँ। और अगर मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज टिका दिया तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, या सिंपल कह सकते हो आप केटायन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट मान लीजिए अगर आपके सामने ये ग्रुप आ जाए, तो आप जानते हैं ना जो कार्बन की वैलेंसी फ्री की है वो कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। अगर मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो क्या बन जाएगा ये? सेकेंडरी, बोलते जाओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल केटायन। पक्का? जी हाँ। आप जानते हैं ना अगर मैंने टोटल कार्बन 4 में से कार्बन कम किया, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई और आखिरी कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दी, बताइए ये आपके सामने कौन सा केटायन है? सॉरी कौन सा ग्रुप है? आइसो, आइसोब्यूटाइल। और मैं यहां से H हटाकर कैसा चार्ज लगा दूं? पॉजिटिव। तो बताइए क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल केटायन। पक्का? जी हाँ। दोस्तों आप अलग लेवल की तैयारी कर रहा है, एग्जामिनर अलग लेवल पर पूछ रहा है, तुम हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट शानदार लेवल पर पढ़कर गए हो, क्वेश्चन लैंग्वेज में फेंक दिया। अरेंज द फॉलोइंग केटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। सेकेंडरी ब्यूटाइल केटायन, टर्सरी ब्यूटाइल केटायन, आइसोप्रोपाइल केटायन एंड आइसोब्यूटाइल केटायन। अब स्ट्रक्चर नहीं बन रही, कर लो अल्फा एच काउंट। हम क्या करते हैं? अल्फा एच काउंट करते हैं। कहां से करोगे जब तक स्ट्रक्चर? ये खेलता है एग्जामिनर गेम। फिर हम अगले साल बैठ के स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे होंगे, नहीं पूछेगा। तो सब चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे ना हम तो ये सोचकर कि इसी बार ये पूछने वाला है। अब डिग्री वाइज में बात कर लेता हूं। देखिए मिथाइल को तो मिथाइल ही रहने देते हैं, इसको हमेशा ही मैं मिथाइल बोलूंगा। आप बताइए इस कार्बन की डिग्री कैसी है? कैसी है? पक्का? प्राइमरी कार्बन है तो ये आपका जो केटाइन कहलाएगा वो कहलाएगा प्राइमरी, ऐसे लिख दूं, कार्बोकेटाइन। तो ये रहेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। पक्का? आप बताइए यहां पर जो आपका कार्बन है इसकी डिग्री बताओ क्या है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आप, मेरे पास जगह नहीं है, इसको क्या लिखूंगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। आप नहीं समझ रहे, उसको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे देने हैं जो एकदम आसान है, मैच द कॉलम में आ जाएगा कि डिग्री वाइज को मैच कर दो, इधर नाम और उधर डिग्री, स्ट्रक्चर नहीं देगा। इधर आप बात कीजिए, ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है बताओ कैसा है? टर्सरी। तो ये आपके सामने रहेगा दोस्त टर्सरी कार्बोकेटाइन। पक्का? जी हाँ। मतलब सर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो उसकी डिग्री वही केटाइन की है, एग्जैक्टली। बताओ ये तो नाम में लिखा हुआ है सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो दोस्त ये रहेगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन।
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इधर बात कीजिए, ये बताइए कौन सा है आपका प्राइमरी कार्बन। तो आइसोप्रोपाइल केटाइन कौन सा रहेगा आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बल्कि अगर अपन बात करना चाहें तो आइसोप्रोपाइल कौन सा होता है सेकेंडरी, और आइसोब्यूटाइल कौन सा होता है प्राइमरी। बाकी सारे आइसो वाले प्राइमरी होंगे एक्सेप्ट दिस, और इन दोनों को रखेगा मैच द कॉलम में, साफ करेगा आधी ज्यादा जनता को। तो किस तरीके से इस्तेमाल में लेने वाला है, जो आपने लेक्चर 1-2 पढ़े थे आपको पता भी नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं रिएक्शंस का, और वो हमें पहले ही साफ करके चला गया है। रिएक्शन के सारे सही हो गए, लेकिन भाई साहब आइसोमेरिज्म और जीओसी की गलत हो गए, नंबर तो उतने ही घट रहे हैं ना, फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अलग से कोई आता है क्या काउंसलिंग में कि वो आ जाए जिसके ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन वाले क्वेश्चन सही थे। ऐसी कोई काउंसलिंग राउंड नहीं होता है। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसने स्टेबिलिटी ऑर्डर यहीं फेंक दिया है, लेकिन हम स्टेबिलिटी ऑर्डर सही टाइम आने पर डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटाइन की डिग्री पहचानना क्या हमारे लिए आसान हुआ। कहां से पहचानेंगे दोस्तों, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वहां से। प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है टर्सरी कार्बोकेटाइन। केवल इसी में आइसोप्रोपाइल ही आइसो में सेकेंडरी होता है, बाकी सारे आइसो प्राइमरी होते हैं। ये तो हमने नोट लगाकर भी लिखा हुआ अगर आपको याद हो तो। ऑल आइसो अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल। इसी दिन के लिए लिखा हुआ है कि हमारा ध्यान जाए इन चीजों पर बार बार। बाकी आइसोप्रोपाइल को छोड़ के आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी, आइसोपेंटाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी, आइसोहेक्साइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी, आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी होता है। और इससे हमें SN1 के रेट में घेरेगा, बोलेगा बताओ आइसोब्यूटाइल फास्ट करेगा या आइसोप्रोपाइल फास्ट करेगा। फिर वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इस तरीके से घेरता है एग्जामिनर। लेकिन जब क्वेश्चन होने के बाद जब हम सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो जो कोई बच्चा पढ़ रहा होता है ना, जिसने कोचिंग नहीं ली और सॉल्यूशन देख रहा होता है, चलो अगली बार नीट की तैयारी कर लेते हैं, तो उसको लगता है कि भैया से ये क्वेश्चन नहीं हो, कितना आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि मैं समझा रहा था। उसको थोड़ी पता है कि खेल तो आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल में हो गया था। बनने के बाद तो स्टेबिलिटी वो भी बता देता, कोई बता दे ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, लेकिन उससे स्ट्रक्चर ही गलत बन गई। तो कोई भी चीज जब समझाई जाती है तो बहुत आसान लगती है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? और किस तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है? नाम देकर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। अब जब तक स्ट्रक्चर नहीं तब तक रीअरेंजमेंट की बातें नहीं। एग्जामिनर बहुत शाना है, अगर अच्छे प्रोफेसर के पास जाता है ना तो जिंदगी बीत जाती है उसकी केमिस्ट्री के साथ लेबोरेटरी में। 40-40 50-50 साल हो जाते हैं पढ़ाते हुए उनको केमिस्ट्री। किताबें पेज नंबर तक याद हो जाते हैं कि इस किताब में यहां पर ये बात लिखी हुई है। अच्छा तरीके से बनाते हैं। एनसीईआरटी की पेज नंबर याद करने की बात नहीं कर रहा मैं, वहां एनसीईआरटी के अलग अलग होते हैं। एक दिन याद होते हैं, 5 दिन बाद पूछो याद, वो हवाबाजी होती है। ए, तुम बस लिंक कर दिया करो हर चीज को किसी से भी। अक्सर मुझे आके कहते हैं सर ये कहां कौन से पेज पर है बता दो। भाई मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है, जो ये नहीं पहचान पाए ना एनसीईआरटी में कहां है, तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है नीट के लिए। अगर उसको ये भी बताना पड़े ये देखो इस पेज पर लिखा हुआ है, अगर वो खुद से ढूंढ नहीं पा रहा है तो आपको लगता है वो नीट क्रैक कर पाएगा? वो अलग लेवल की जनता है। तो अपना फंडा एकदम क्लियर है। नीट एस्पिरेंट है तो एटलीस्ट सिलेबस और एनसीईआरटी की लाइनें तो मालूम होनी
फिर उसको अल्कोहल चैप्टर भी ढूंढ के देना पड़ेगा। सुलटा दिया है क्या? आइए अब हम कार्बोकेटाइन से लगे हाथ कुछ बातें करते हुए चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसको ढंग से जानना, क्योंकि ये मेरी मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस का इंटरमीडिएट रहने वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चैप्टर एल्कीन, चैप्टर एल्काइन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, 3 जगह तो यहां आएगा ये इंटरमीडिएट के तौर पर। फिर बहुत ही फेमस रिएक्शन SN1 एंड E1 का इंटरमीडिएट रहने वाला है, तो इसके बारे में हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। मैक्सिमम जगह यही इंटरमीडिएट के फॉर्म में आएगा। चलिए अगर हम जानने की कोशिश करते हैं किससे, मिथाइल केटाइन से। सिंपल से केटाइन को हम लेते हैं, मिथाइल केटाइन हमारे सामने दिया हुआ है। यहां पर अगर अपन बात करें वेज पर कौन है, हाइड्रोजन। यहां पर अगर अपन बात करें डैश पर कौन है, हाइड्रोजन। यहां पर कौन है, हाइड्रोजन। क्लियर? आप मिथाइल केटाइन में इधर से अलग से लिख देता हूं, इसकी बातें हो रही है। क्या मुझे इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हो? आप इसमें स्टेरिक नंबर बता सकते हो? स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके, 3, और कितना लोन पेयर है, 0, तो स्टेरिक नंबर 3। तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, sp2। पक्का? हालांकि आपको आईओसी से हाइब्रिडाइजेशन एटलीस्ट आपको निकालनी आनी चाहिए। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कोई लोन पेयर, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में ही बता चुका हूं, कार्बन की तो पूरी कुंडली आपको बता दी थी। आइए sp2, अब मुझे कुछ सवालों के जवाब देना। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने पी हैं, कितने हैं? 2 बोल रहे हैं राक्षस। कार्बन के किसी भी एटम के वैलेंस सेल में पी कितने होते हैं, 3, px py pz। तो कितने पी हैं? उसमें से मिक्सिंग में कितने गए हैं, 1 पी बचा रखा है इसमें, 1 पी बचा हुआ है। तो ये बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से है, ये बॉन्ड भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से है, ये बॉन्ड भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो आप जानते हैं इसके तीनों बॉन्ड किस में लाई करेंगे, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यकीन मानिए इसकी स्ट्रक्चर मेरे बहुत काम की है। इसके पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसके पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर अप और प्लेन के परपेंडिकुलर डाउन होगा, ये तो आपको मालूम होना। और दोस्त इसी को ही हम क्या कह देते हैं, इसी को ही हम कई बार बोल देते हैं p ऑर्बिटल। क्या कह देते हैं, p ऑर्बिटल। आगे बात समझ में? कई बार हम इसी को ही क्या कह देंगे, ध्यान से सुनते जाना, प्योर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल बोल दूंगा, कई बार मैं इसको प्योर p ऑर्बिटल बोल दूंगा, एक ही बात। प्योर क्यों, बिकॉज ये मिक्सिंग में नहीं गया है। ये बाकी के जो 2 पी हैं ये s के साथ मिक्स हो चुके हैं, ये प्योर नहीं रहे हैं। क्लियर? लेकिन ये एकदम क्या है, प्योर। और अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं इसको बोल दूंगा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। क्या बोल सकता हूं, एन हाइब्रिड अगर अपन बात करना चाहें p ऑर्बिटल, क्योंकि आप जानते हैं ये तो हाइब्रिडाइजेशन में गया ही नहीं है। लैंग्वेज में घेरने की कोशिश करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिथाइल कार्बोकेटाइन। 4 स्टेटमेंट फेंक देगा एग्जामिनर, कहीं से भी डर सकता हमको तो। क्लियर? तो ये इस सब इसी के ही नाम है, अलग अलग बातें नहीं है। मैं कई बार बोलूंगा इसके पास p है, कई बार बोलूंगा प्योर p है, कई बार बोलूंगा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, एक ही बात है। आइए ये हमारे सामने है, ये p ऑर्बिटल आधा ऊपर की साइड और आधा नीचे की साइड है। ध्यान रखिए कार्बोकेटाइन में ये p ऑर्बिटल मेरे बहुत काम का है। इसी p ऑर्बिटल की वजह से ये कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इसी p ऑर्बिटल की वजह से ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा, इसी p ऑर्बिटल की वजह से कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग करेगा, और इसी p ऑर्बिटल की वजह से रेसमाइजेशन करेगा SN1 के अंदर। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कार्बोकेटाइन की अगर अपन बात करना चाहें तो कार्बोकेटाइन में होते हैं एक p ऑर्बिटल, और जो आधा प्लेन के ऊपर और आधा प्लेन के नीचे। तो इस प्रकार की आपके सामने ये कार्बोकेटाइन की शेप है, ये देखिए। अगर हम बात करना चाहें शेप, तो शेप में हम p ऑर्बिटल को काउंट नहीं करेंगे, ऐसा है। लेकिन सर आपने तो वेज डैश में दिखाया, तो ये हो गया ना वेज, और ये हो गया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वेज, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर डैश। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो आप वेज डैश में नहीं देख सकते। तो बताओ p कैसे होगा, ये है p, आधी लो प्लेन के इस साइड और आधी लो प्लेन के इस साइड। जिस प्लेन में आपका है, कौन से प्लेन में है, वर्टिकल में, बाकी सारे बॉन्ड
तो p ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, आधा इधर आधा इधर। ऐसे देखोगे तो अब मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में आ गया है? तो बताओ p आधा ऊपर आधा, इस प्रकार की ज्योमेट्री है इसकी। क्लियर? तो जल्दी से अब मुझे इसके बारे में कुछ बातें बताते जाना है, कार्बन संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहले अगर कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री बताओ, ट्राइगोनल, पक्का? ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल सही बात है, ज्योमेट्री ध्यान रखना बहुत काम का है मेरे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कार्बोकेटाइन में, इसमें कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बताओ, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने? 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते? मैंने कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे हैं, कार्बन के तो वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 4। इन मिथाइल कार्बोकेटाइन कार्बन के वैलेंस शेल में केटाइन क्या बताना है, तो एक बॉन्ड का मतलब 2, तो 4, 2, 6। तो बताइए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप कह सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट ऑक्टेट, ये हमारे सामने रहेगा, इनकंप्लीट ऑक्टेट। आप बताइए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। मतलब ये जब भी बनेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स को अगली ही क्लास में। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है, क्योंकि इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, सो दैट इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं आपके लुईस एसिड। क्या होते हैं? लुईस एसिड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है? तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है रिगार्डिंग द कार्बोकेटाइन। ये सारी बातें कार्बोकेटाइन संबंधित हैं, बस मैंने मिथाइल केटाइन के एग्जांपल से समझाई है। तो ये सारी बातें किस पर वैलिड? आपके कार्बोकेटाइन पर। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। अब इनके स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और इन सब पर मत जाना, कोई मतलब नहीं है। अगर एग्जामिनर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट तक पहुंचा है ना, तो रिएक्शन में हाथ ही नहीं रखने देगा, फिर वो नहीं करने हमें ऐसे फालतू की बातें कि जय की सारी बातें कॉपी करें अपन। पूछता ही टू द पॉइंट, जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्किप कीजिए भाई। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो शायद किसी से ना हो, और हो सकता है जो अटेम्प्ट ले नेगेटिव कर दे। इसका एग्जाम्पल आप 2016 से देख सकते हो। आते आते क्वेश्चंस भी अगर हम कर लेंगे ना, तो हमारा सिलेक्शन रुकने वाला, कट ऑफ नीचे आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। आपको मालूम है पेपर अच्छा आते ही कट ऑफ नीचे आ जाएगी। 2024 में जब आप पेपर दे रहे थे, पेपर का लेवल देखकर आपको लग गया था कि कट ऑफ ऊपर जाने वाली है, या पिछली साल से कम तो नहीं रहेगी। पेपर से पता चल जाता है कट ऑफ का कहां पर मामला है। क्या कार्बोकेटाइन हमेशा ही sp2 निकलेगा? नो, कार्बोकेटाइन आपके sp2 भी हो सकते हैं, पर नथिंग इज मेंशन्ड, वी विल से sp2। इन जनरल स्टेटमेंट्स आती हैं। अगर स्टेटमेंट आती है इन कार्बोकेटाइन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हम जाएंगे सही। जब तक वो पर्सनल नहीं होगा हमें भी नहीं होना है, यानी कि पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देगा तब तक हम भी बात नहीं करेंगे। जैसे अगर हमारे पास ये कार्बोकेटाइन दे दे, फिनाइल कार्बोकेटाइन, या फिर अगर अपन बात करें हमारे पास ये कार्बोकेटाइन दे दे, क्लियर? तो इस कार्बोकेटाइन में आप sp2 नहीं कह सकते। तो जब तक वो पर्सनल नहीं होगा आपको भी नहीं होना है। हम बातें करते हैं इन जनरल। जब स्टेटमेंट आती है मतलब मैक्सिमम चीजों को कवर कर रही है क्या वो बात, तो हम सही बोल देते हैं। सुलटा दिया है। तो आपने इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज देखा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कैन आई मूव?
चलिए अगला अपन बात करना चाहें तो अब दूसरा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज देखेंगे। दोस्त फिर से सुन ले, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। आप ये मत समझो कि आप यहां से केवल ये एग्जाम्पल समझ रहे हो, आप ये समझो कि आप यहां से रिएक्शंस भी समझने वाले हैं। दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और आज मैं आपको इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी बताऊंगा। ऑर्गेनिक शुरू हो चुकी है आपके लिए रिएक्शन वाला पार्ट, ये मानकर चलिए, क्योंकि हर बोली गई बात कहीं ना कहीं काम आएगी। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो ये बॉन्ड आपका बना हुआ है किसके बीच में, कार्बन और एमजी के बीच में। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, कार्बन आपका क्या होता है, नॉन मेटल, क्या मैं सही हूं? और आपका एमजी क्या होता है, क्या यहां पर भी मैं सही हूं? अगर मैं ईएन की बातें करूं दोस्तों, किसकी बातें करूं, ईएन, तो मुझे मालूम है कि नॉन मेटल्स की जो ईएन है, नॉन मेटल्स की जो ईएन है वो ज्यादा होती है किससे, क्या मैं यहां भी सही हूं? दोस्त एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स में शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं जहां वो बात कर रहा है कि बॉन्ड को तोड़कर बताइए होमोलेटिकली टूटेगा या हेटेरोलेटिकली, और बॉन्ड बनाया है कार्बन और कॉपर के बीच में। लेकिन मैं उस क्वेश्चन को उठाऊंगा तो फिर वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, तेरा दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल उठाऊंगा, लेकिन वैसा ही होना चाहिए। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का माहौल है, इसका मतलब इस बॉन्ड में पोलैरिटी है और बहुत गजब का पोलर है। यहां पर रहेगा पार्शियल और यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। दोस्त ये सारी नौटंकी मैंने इसलिए की ताकि आपको बता सकूं किस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और किस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। सो देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अगर हम बात करना चाहें तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है और एक एमजी का है। ये बॉन्ड कार्बन और एमजी के बीच में हाईली पोलर कोवेलेंट है, आयोनिक नहीं है, हाईली पोलर कोवेलेंट है। क्लियर? चलिए अब अगर अपन बात करना चाहें तो ये यहां पर मुझे बॉन्ड तोड़ना है, बताइए बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स में कार्बन को दूं या एमजी को दूं, क्योंकि ईएन इसकी क्या है, ज्यादा। अगर ऐसा हुआ तो बताओ कार्बन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन दिया था, एक, जो कि इसका खुद का तो एक था, और एक इलेक्ट्रॉन इसको किसका मिल गया है, एमजी का, जिसकी वजह से इस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में? इधर अगर अपन बात करना चाहें दोस्त तो बताइए एमजी ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो एमजी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप समझिए, दिस इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये रिएक्शन ही दोस्त ऐसे करता है, ये रियलिटी में होता तो ऐसा है, कार्बन और एमजी में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है ना तो ऐसे करता है जैसे रिएक्शन कार्ब एनायन ने किया, क्योंकि बॉन्ड तुरंत टूट जाता है रिएक्शन के अंदर। इस तरीके से रिएक्शन करता है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर बताइए कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप कर दिया है, तो बताइए आप लोगों के सामने क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्ब एनायन। आप समझिए एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और अगर अपन बात करें कार्ब मतलब नेगेटिव चार्ज किस पर है, कार्बन। तो अब अलग अलग तरीके के एनायंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके सामने आ जाए ये वाला नेगेटिव। अब देखो मैंने नेगेटिव लगा दिया ना तो बाय डिफॉल्ट लोन पेयर बन जाएगा इस पर, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता मैं कि केवल लोन पेयर को दिखाऊं। अरे ये तो न्यूट्रल होगा, इसका मतलब चार्ज हमेशा मेंशन करना, क्या चार्ज को छुपाया जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को छुपाया जा सकता है। कैसे? मैं अगर बात करूं सीएल ऐसे लिख दूं, अगर मैं बात करूं तो सीएल के वैलेंस सेल में कितने दिखा दूं, 7। दोनों की बात है, आप नहीं भी बताओगे सर तो मुझे मालूम था, लेकिन अगर सीएल माइनस है तो मुझे नेगेटिव चार्ज दिखाना, ऐसे दिखाऊंगा या फिर ऐसे दिखाऊंगा। क्लियर? अब ऐसे मत सोचना कि सर नेगेटिव भी बता दिया, लोन पेयर भी, तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए वैलेंस सेल में, ऐसी बकवास ना करे तो ही बेटर है। क्लियर? चलिए ये आपके सामने है, नाम मुझे एक बार जल्दी जल्दी आप बता देंगे, ये आपके सामने है, नाम आप मुझे जल्दी जल्दी बता देंगे तो बेटर रहेगा। ये आप लोगों के सामने है, इधर अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने है, नाम अगर आप जल्दी जल्दी बता देंगे तो बेटर रहेगा, विद डिग्री बता देंगे तो और भी ज्यादा मदद हो जाएगी। जिस कार्बन पर नेगेटिव है डिग्री उसी के ही हिसाब से डिसाइड होने वाली है।
बता पाएंगे? पहले का नाम मिथाइल कार्बेनाइन या सिंपल मिथाइल एनाइन। कार्ब एनाइन भी बोल सकते हो, एनाइन भी बोल सकते हो। इसमें बताओ इथाइल कार्ब एनाइन। उसको बताओ आइसोप्रोपाइल कार्बन। इधर अगर अपन बात करना चाहें टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन है, पक्का। इधर अगर अपन बात करना चाहें सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो देखो एक बार सीखी गई चीज बार बार अप्लाई हो रही है। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन, और ये आपके सामने आइसो ब्यूटाइल कार्ब एनाइन। नेगेटिव चार्ज भी लिख दूंगा तो समझ गए, कार्ब एनाइन। इसकी डिग्री बताओ कैसा है? ये 1 डिग्री प्राइमरी है। ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन आयन है। ये कौन सा है? टर्सरी कार्बन आयन है। ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन आयन है। और ये कैसा है? प्राइमरी कार्बन आयन है। आगे बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे हम शाम को। चलिए क्लास है ना, मैं तेरे को अलग से फोन करता हूँ राक्षस।